तो 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज में वोटिंग होनी है। इसी को लेकर नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब शामिल हुए हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र बल एक्ट यानी अफस्पा को रद्द करने पर विचार करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कानून व्यवस्था को लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। वहीं शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व किया है और शाह ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। हम कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, ना कि उन संगठनों से बातचीत करेंगे जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। शाह ने पाकिस्तान की बदहाली का हवाला दिया और कहा कि कश्मीर को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। और उन्होंने शब्दों में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और पूरी संसद का मानना है पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और हिंदू भाई भी भारतीय हैं। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये बातें अमित शाह ने कही हैं। इसको लेकर लगातार अमित शाह पहले भी कहते आए हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे में एक बार फिर अमित शाह ने अपनी बात को दोहराया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अफस्पा हटाने की तैयारी है, जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल को हटाया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि जो लगातार कहते भी आए हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। क्या कुछ मायने उनके इस बयान के हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ वो इस पूरे बयान के बाद कहना चाह रहे थे और साथ ही क्या इसको लेकर सियासत भी गर्मा सकती है, क्योंकि इससे पहले लगातार वो कहते आए हैं तो कोई विपक्ष के कई जो दल हैं वो भी सवाल उठाते आए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ उनके बयान को लेकर सियासी बयान निकाले जा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? जी राहुल जी देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि अफवाह जो है इस चीज पर हटाने का विचार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर से। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने काफी सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी रही है। लेकिन एक समय था, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने हमला भी किया कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब एक दौर था जब महबूबा मुफ्ती पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी को शरण दिया गया। एक समय था जब जो है फर्जी एनकाउंटर किए गए थे उस टाइम। लेकिन अब जो है अमित शाह ने साफ कहा है कि जिस तरीके से चीजें बदली हैं, हालात वहाँ की बदली है, अब केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ से हटा लिया जाएगा। और ये जो अफवाह जो लगा हुआ है इसके ऊपर, जो ये यहाँ पे लगा हुआ है AFSPA जो लगा हुआ है वहाँ पे, इस चीज को हटाया जाएगा वहाँ से और इस चीज को जल्द हटाया जाएगा। उसके बाद पूरी की पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू कश्मीर की, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस के हाथ में ही वापस आ जाएंगी और पुलिस की पावर्स बढ़ जाएगी इससे। निश्चित तौर पर जो लगातार अमित शाह कहते हैं, एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आजम खान के दबदबे वाली रामपुर लोकसभा सीट को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था और इस सीट को मुरादाबाद के सांसद ST हसन को उतारने की बात चल रही थी, जिसका विरोध देखने को मिल रहा था। और इस सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। हालांकि इस सीट को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि आजम खान रामपुर से अखिलेश यादव को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं और इसी तरह से रामपुर से सटी मुरादाबाद सीट पर भी घमासान छिड़ा हुआ था जब ST हसन का टिकट काटने की बात सामने आई। हालांकि सपा आलाकमान ने एक बार फिर ST हसन को ही टिकट दिया है और पहले इस सीट पर रुचि वीरवारा का सपा से नाम चल रहा था और सुर्खियों में भी था। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान ने जीत हासिल की थी, किंतु बाद में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता के इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी यहां से जीते थे। इस बार भी बीजेपी ने घनश्याम लोधी को ही रामपुर से टिकट दिया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, रामपुर से हमारे सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, रामपुर से अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल जो सपा में घमासान मचा हुआ था कौन प्रत्याशी होगा वो स्पष्ट हो गया है क्या? फिलहाल अपडेट है? जी, मैं बताना चाहता हूँ, आजम खान के दबदबे वाली रामपुर लोकसभा सीट, रामपुर को लेकर सियासी घमासान छिड़ा था। मुरादाबाद के सांसद ST हसन को उतारने की बात चल रही थी, जिसका विरोध देखने को मिल रहा था। इस सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में दिल्ली के पार्लियामेंट के मस्जिद के इमाम, जो रामपुर के ही रहने वाले हैं, स्वार टांडा के मुहिबुल्लाह, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। हालांकि इस सीट को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि आजम खान रामपुर से अखिलेश यादव को
उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। इसी तरह से उम्मीदवार की सीट रामपुर सीट से सटी। निश्चित तौर पर सिर्फ देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ यहाँ पर चुनावी घमासान देखने को मिलता है, क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है अगर एक सीट से 375 से ज्यादा प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। दरअसल पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में मंगलवार को भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी रणनीति है। कांग्रेस हमेशा से ही सवाल खड़े करती आई है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तोड़ निकाला है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ इसको लेकर बयानबाजी देखने को मिलती है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि 375 से ज्यादा प्रत्याशी अगर नामांकन भरेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। इसी को लेकर उनकी रणनीति पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। और इसी खबर पर जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदास, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिस तरीके की रणनीति का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है और क्या वाकई में जो कार्यकर्ता हैं वो नामांकन भरने जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि अगर एक सीट से 375 से अधिक जो है प्रत्याशी हुए तो वहां पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराए जाएंगे। वही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जिसके कारण जो है जीत निश्चित है कांग्रेस की। वही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता जो है ज्यादा से ज्यादा दावेदारी करे। नामांकन वापसी के बाद भी जो है 375 से अधिक जो है प्रत्याशी अगर मौजूद होते हैं तो वहां पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होगी और कहीं न कहीं इससे कांग्रेस को फायदा होगी। तो इस तरीके से जो बयान है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी हाल ही जो पिछले मंगलवार को उन्होंने दिया। वही आपको यह भी बता दूं कि इस पर जो है यहाँ पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। कहीं न कहीं जो है अब इस पर विपक्ष माफी चाहूंगा जो बीजेपी है वो हमलावर है और वे सीधे सीधे आरोप यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव हार का जो ठिकरा है हमेशा से ईवीएम पर फोड़ती आ रही है। निश्चित तौर पर एक बार फिर सियासी रूप से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जयदास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल शाम मैंने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बात पर केंद्र सरकार ने सीएम केजरीवाल पर केस कर दिया। इसे लेकर सुनीता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं। अरविंद जी ने मुझसे कहा इस शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की। अभी तक किसी भी छापेमारी में पैसा बरामद नहीं हुए। इसका खुलासा अरविंद जी 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे। वे इसका सबूत भी देंगे। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश भी सुनाया। कहा कि अरविंद जी ने कहा है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप सबके बीच है। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से
तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ये बयान, जिन्होंने उनकी तमाम बातों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। और इसी खबर पर जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, दिल्ली में लगातार जो शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी उनकी चल रही है। सुनीता केजरीवाल का यह बयान किस रूप से इसे देखा जा रहा है? केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और ईडी को लेकर भी कुछ कहा है उन्होंने। तरीके से आप देखिए कि पहले आप जब अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी वो मिलने के लिए गई उनसे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे आदेश हुआ था, जल मंत्री को जैसे आदेश दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पे वापस से केस हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 28 मार्च बहुत ही अहम तारीख होगा, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल का पक्ष और खास करके अरविंद केजरीवाल भी ये रखेंगे, ये सबूत रखेंगे कि ईडी ने कुछ नहीं, ईडी के छापेमारी में कुछ नहीं निकला, और ये भी रखेंगे। और वो काफी सारी बातें 28 मार्च को सामने आएगी, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो पैसे हैं वो पैसे कहाँ हैं, किस तरीके से पैसे हैं, मतलब काफी कुछ जो है वो 28 मार्च को सामने आएगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है, वो बार बार आरोप लगा रही है कि वहां पर ईडी के उसमें भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ईडी के उसमें भी उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। उसके बाद जो है लेकिन तब भी उन्होंने ये बात कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कि सुनीता, निश्चित तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि क्या कुछ राहत उनको हाईकोर्ट से मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और घोषित सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन सीटों में सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट है। उद्धव ठाकरे यूबीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा करी है और कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। बता दें कि बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर पहले से नाराज चल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने कहा कि उद्धव शिवसेना के साथ गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। एमवीए कल सीटों की घोषणा करती है, उससे पहले ही आज उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया, यानी महाविकास अघाड़ी दल की बात की जा रही है। और इस बीच संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, शिवसेना उद्धव ने अपने प्रत्याशियों की 16 नामों का ऐलान किया है और उसके लगातार अब कांग्रेस से नाराजगी की खबरें भी हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चाहती थी, तमाम सीटों को लेकर सहमति का दौर भी देखने को मिला है। फिलहाल शिवसेना को लेकर, शिवसेना की क्या रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और कांग्रेस क्या कुछ चाह रही है? जिस तरह से हम प्रदेश से पहले कवर करते आ रहे थे, हम बता रहे थे कहीं न कहीं महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है और ये संभावना है कि महाराष्ट्र की जितनी सीटों की लेकर कहीं न कहीं मतभेद होंगे और वो उसमें पूरी मोहर लग चुकी है। जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट ने 17 कैंडिडेट को जिस तरह से घोषित किया, उसके बाद कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई, तो कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ना चाह रही थी। जिस तरह से मुंबई उत्तरी को लेके और सांगली को लेके कांग्रेस फाइट कर रही थी कि सांगली से वर्षा गायकवाड़ और क्या नाम है उत्तरी से इनके क्या नाम है संजय निरूपम लड़ने की तैयारी, जबकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि संजय निरूपम को उत्तरी मुंबई से टिकट देंगे। तो उसको देखते ही कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे ने गुट से जिसको 17 कैंडिडेट को घोषित करने के बाद महाअघाड़ी में पूरी तरह से फूट डल गई है। और फूट डलते मानी अभी अकोला में प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने 8 कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। और इसको देखते कहीं न कहीं अलग थलग पड़ गई महाअघाड़ी। और अगर देखा जाए ना तो महायुति की भी अभी भी कोई भी सीटें अभी क्लियर नहीं हुई। 20 बीजेपी ने सीट क्लियर कर दी, फिर भी अभी महायुति की जो आपस में मतभेद है, एक नाथ शिंदे को लेके, अजित पवार को लेके, उसको देखते कहीं न कहीं आपस में वहां भी मतभेद चल रही है। और यहाँ भी जब उद्धव ठाकरे की 17 कैंडिडेट जब घोषित करी तो पूरी तरह से बिखर गई है महाअघाड़ी सरकार, महाअघाड़ी विकास। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपसी दांव-पेच फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।